और वादे करने का क्या है? 10 लाख इनका वादा था, 19 लाख बीजेपी वालों का वादा था। जब तक बीजेपी और जदयू साथ में रहे कभी इन चीज़ों पे चर्चा नहीं हुई। 2 करोड़ रोजगार की बातें तो भारतवर्ष में 2014 से हम सुनते आ रहे हैं। हमें नहीं पता कितने करोड़, 1 करोड़ भी रोजगार मिला कि नहीं मिला। अच्छी विपक्ष की भूमिका बीजेपी निभाती आई है और इस बार भी निभाएगी और ये बिहार के हित में है। इसमें कोई खराबी नहीं है कि बीइंग ए विपक्ष आप गलत चीज़ों का प्रतिकार करें ताकि सुशासन की सरकार सही मायने में देश राज्य में चल सके। कल को अगर कि सीबीआई ईडी इतनी ही इंपॉर्टेंट थी तो क्यों नहीं जांच किया कि महाराष्ट्र का सैकड़ों एमएलए गुवाहाटी के 5 स्टार रेडिसन ब्लू में बैठा हुआ है, ट्रैवल हो रहा है, ये करोड़ रुपए कहाँ से आए? अगर आपके पास कोई सबूत है, आप अगर सही में सीबीआई हैं, आप सही में ईडी हैं, सबूत है, तो महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना में चीज़ों को अंजाम तक पहुँचाइए ताकि लोगों को, आम जन को विश्वास हो सके कि इस देश में भ्रष्टाचारी बचता नहीं है और न्याय भी होता है। कि अगर छोटे छोटे राज्य होने से विकास की संभावना जरूर बलवती होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर मिथिला के साथ अन्याय हो रहा है तो मगध और मिथिला को अलग अलग कर देने में कोई खराबी नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। एक समय था कि नरेंद्र मोदी का हाथ और आडवाणी जी, जोशी जी या वाजपेयी जी, राजनाथ सिंह तक के चरण, पूरा देश मोदी जी के एक इशारे पे कि इतना रुपया तेल, इतना रुपया ये, इतना रुपया ये, पूरा देश नाचता था उनकी धुन पे। और महंगाई, एज ए विपक्ष उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। बिहार में सरकार बदल चुकी है। नीतीश और तेजस्वी फिर से एक बार साथ हैं और विपक्ष में बीजेपी है। सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थी के साथ वो लोग हैं जिनको रोजगार को लेकर के सरकार से उम्मीदें हैं। और इस बीच आरजेडी के कई बड़े नेताओं पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा है। इन सब के बीच बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरण और सरकार बदलने के बाद बिहार की उम्मीदें कहाँ जाकर टिकती है, साथ ही बीजेपी किस भूमिका में बिहार में रह पाती है और भविष्य में क्या कुछ कर पाती है, क्या इसकी संभावनाएं हैं, और जो भी छोटे दल हैं बिहार में खास करके जो एक्टिव हैं उनके भविष्य पर क्या इसका असर पड़ता है, इन सारे मुद्दे और विषयों पे हमारे साथ बात करने के लिए आज डॉक्टर विजय रंजन जी हैं, जो कि राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और तमाम बिहार के हालात से जुड़े सवालों का जवाब इनसे लेंगे। सर, आपका स्वागत है जी। सर, पहला सवाल लेंगे कि बिहार में सरकार बदल चुकी है तो समस्या जस की तस है ही, तो नई सरकार से बिहार के लोगों को क्या उम्मीदें रखनी चाहिए और क्या लगता है क्या बदलाव होगा आने वाले समय में? नई सरकार के बदलने से बहुत ज़्यादा फ़र्क बिहार की आम आवाम को नहीं पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो निज़ाम में बैठे लोग हैं उनके चरित्र क्या हैं, क्या व्यवस्था में परिवर्तन होगा, क्या भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी, क्या स्वास्थ्य सेवाओं में जो पीएचसी में या अनुमंडल अस्पतालों में या सदर अस्पतालों में जो घुसखोरी या जो भी तरीके का ब्लॉक अनुमंडल या जो भी चीज़ें होती है, टेंडर हो, सड़क हो, निर्माण हो, हर जगह जो पिछले 10, 15, 20 सालों में जब भी बीजेपी या जदयू के सहयोग से जो सरकारें चलती रही सुशासन के नाम पे, वहाँ पे जितनी भी अनियमितताएं थी, मुझे दूर दूर तक अभी ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन सरकारें अगर बदली हैं तो सरकारों को वक्त मिलना चाहिए और उसके बाद ही उस पर कुछ बोला जा सकता है कि ये सरकार कितनी सफल होती है। क्या लगता है कि साथ जो आए हैं नीतीश कुमार और इसमें तेजस्वी यादव ने इसमें दलीलें दी थी कि हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमारी पुरखों की विरासत रही है नीतीश और लालू को लेकर के, ये हम ही लोग संभालेंगे, तो आने वाले समय में लगता है कि साथ रह पाएंगे लोग? समाजवादियों की एक सबसे बड़ी विरासत तो ये रही है कि वो आपस में लड़ने के लिए बहुत मशहूर रहे हैं। और ये बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अगर आप ढंग से देखेंगे जो समाजवाद का जो लोग डंका पीटते आए हैं, वो कब समाजवाद से परिवारवाद के खोली में चले गए ये भी पता नहीं चला। जैसे सेम टू सेम जो बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है वो कब राष्ट्रवादी से पूंजीवादी हो गए उनको नहीं पता चला। सेम चीज़ समाजवादियों के साथ है कि वो कब समाजवादी से परिवारवादी हो गए उनको भी नहीं पता चला। रही बात चाचा भतीजा की, तो तेजस्वी जी अपने जगह पे सही बोल रहे हैं कि हम समाजवादी हैं। आपने इससे पहले भी 2015 में गठबंधन करी थी और उसका नतीजा बहुत कुछ नहीं निकला था, साल 2 साल के भीतर ही चीज़ें बिखर गई थी। और अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें तेजस्वी जी का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, ये शायद हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी मजबूरी रही हो। और जहाँ तक सूत्रों से खबर भी है और सारे लोग जानते भी हैं कि अंदर खाने पॉलिटिकल गलियारे में ये चीज़ें चल रही थी कि जिन लोगों को आप अभी मंत्री बना रहे, वही अशोक चौधरी, वही ललन सिंह, ये वही आरसीपी सिंह, ये पूरा कुनबा समेत पार हो रहे थे। पता चलता कि नीतीश कुमार जी जदयू में अकेले बच गए। इवन तक कि कभी कभी तो बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि उसमें कुशवाहा सर का भी नाम आता है। तो स्थितियाँ कुछ और रही होंगी जिसकी वजह से सरकारें बदली होंगी। बिहार का विकास के
टारगेट को लेकर सरकार नहीं बदली गई है। और देश में कहीं पे भी जो सरकारों में परिवर्तन आती है या उठापटक के जरिए, जनादेश एक अलग चीज़ है, जनादेश के जरिए जो आता है वो तो पता नहीं, वो जनता जनादेश देती है, लेकिन जो उठापटक के जरिए जो भी सरकारें आती है, हमें नहीं लगता कि पहला टारगेट उनका विकास होता है, पहला टारगेट उनका सत्ता में मलाई चखना होता है। लेकिन नीतीश कुमार जब हाल में ही सरकार बनी और 15 अगस्त में गांधी मैदान से उन्होंने इस बात का जिक्र किया जो कि बीजेपी के साथ रहते हुए उनकी जुबान से कभी नहीं निकला था इस तरह कि खुले मन से कि हम 20 लाख नौकरी या रोजगार की बातें वहां पे चल रही थी कि मैं कोशिश करूंगा 10 लाख ही नहीं बल्कि 20 लाख कोशिश करें लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए या नौकरी दिया जाए, ऐसी बातें उन्होंने कही। लेकिन ये अचानक नई सरकार बनना और रोजगार को ज़्यादा हवा दी जा रही है, तेजस्वी भी इस बात पे ज़्यादा दलीलें दे रहे हैं कि नहीं हम प्रयास कर रहे हैं, हम नौकरी देंगे। और पहले दिन भी निकला स्वास्थ्य विभाग में 35,000 वैकेंसी जो रुकी थी उसको भी लागू किया गया। तो ये लगता नहीं कि तेजस्वी यादव अपनी छवि बनाने की कोशिश 10 लाख के बहाने की है, उसके बाद उसको ब्रेकअप करके नीतीश कुमार 20 लाख पे पहुंच गए। तो इन चीज़ों के बीच यहाँ के यूथ को जो रोजगार की उम्मीदें लेकर के सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, उन लोग को फायदा मिलेगा। पहले विकास एक चीज़ समझना पड़ेगा, क्या है रोजगार का मतलब नौकरी होती है। मोदी जी की भाषा में पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, चाय बेचना भी रोजगार है। मेरा सेंस ये है कि बिहार में जो बंद पड़े उद्योग हैं, अगर स्पेशली आप इधर छपरा मढ़ौरा से शुरू करो और उधर अगर मिथिलांचल के साइड में अगर आप जाएं, मधुबनी सकरी सीमांचल के इलाके में जाएं, तो जो कभी कभी बरसों बरस तक जो हम लोग बहुत ज़्यादा उद्योग से या फैक्ट्री से या चीनी हो या राइस मिल और कुछ भी हो या लेदर हो, उन चीज़ों से जो मजबूत रोजगार का एक वो भी मतलब होता है। तो उन चीज़ों पे जैसे अभी पिछली सरकार थी, मंत्री जी सही काम कर रहे थे, हम हर चीज़ का विरोध करना हम लोगों का काम नहीं है, लेकिन अभी जो टारगेट है ये 10 लाख रोजगार की जो बातें हैं उसको कहीं ना कहीं से मीडिया के जरिए या बीजेपी के जरिए उसको सिर्फ और सिर्फ नौकरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। और वादे करने का क्या है, 10 लाख इनका वादा था, 19 लाख बीजेपी वालों का वादा था। जब तक बीजेपी और जदयू साथ में रहे कभी इन चीज़ों पे चर्चा नहीं हुई। 2 करोड़ रोजगार की बातें तो भारतवर्ष में 2014 से हम सुनते आ रहे हैं, हमें नहीं पता कितने करोड़, 1 करोड़ भी रोजगार मिला कि नहीं मिला। और जब भी रोजगार की बात पूछी जाती है तो वो बोलते हैं कि लोगों को स्किल्ड या ठेला या खोमचा या वो भी एक रोज़गार है, पकौड़ा बेचना भी रोज़गार है। लेकिन हमारा मानना ये है कि जेन्युइन रोज़गार या जेन्युइन विकास 2 ही रास्ते से आएगा। एक अच्छी नौकरी, अच्छे क्वालिटी, जो आदमी जिस योग्य है उनको वैसी नौकरी मिलनी चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या बड़े उद्योग या बड़े पैमाने पे फैक्ट्रीज, जब तक ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होंगी वहीं से रोज़गार का क्रिएशन होगा। और मुझे नहीं लगता बाकी ये सब चीज़ें जो भी है वो राजनीति है, वो सिर्फ अपना अपना मतलब बातें रख रहे हैं। और हो सकता है साल 2 साल निकल भी जाए और मुद्दा रह जाए एक दूसरे के ऊपर कि उसकी वजह से नहीं हुआ तो उसकी वजह से नहीं हुआ। गठबंधन में तो ये आम बात है। सबसे ज़्यादा जो एग्रेसिव कार्यकर्ता की बात करें या समर्थक की बात करें तो तेजस्वी यादव आरजेडी के कार्यकर्ता एग्रेसिव हैं। जब सरकार बदली तो राजभवन की बात करें वहाँ पर भी सबसे अधिक जुटानी आरजेडी के कार्यकर्ताओं की रही और खुशी भी सबसे अधिक उन्हीं को। जदयू वाले को तो सरकार में है ही तो उनको कोई नई बात नहीं थी। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुँचेंगे और कब तक ये चीज़ें होने की संभावना आप अपने नज़र से देखते हैं? अब वो तो 2 बातें हैं। जैसे देखो बहुत सारे पॉलिटिकल विश्लेषज्ञ ये बोलते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी आने वाले 2-3 साल में ख़त्म हो जाएगी। और ऐसी बातें हम पिछले 15-20 साल में कई दफ़े सुन चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक वो हैं। उन्होंने अपने आप को सर्वमान्य नेता अपनी पार्टी में भी और बिहार के लिए भी हमेशा घोषित कर रखा है। रही बात तेजस्वी और तेजस्वी के समर्थकों का बहुत ज़्यादा ज़ोर से जोश में आना या चिल्लाना, या दूसरा एक पहलू जो आप मिस कर रहे हो, बीजेपी के द्वारा बार बार ये प्रचारित करना कि जनादेश का अपमान हुआ, जनादेश का अपमान हुआ। बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि महाराष्ट्र में जब भाया गोया गुवाहाटी तक करोड़ों अरबों खर्च किए जाते हैं, वहाँ ईडी सीबीआई की धमक नहीं होती है, वहाँ पे स्वतः संज्ञान न्यायालय का नहीं होता है। और पता भी नहीं चलता है कि उद्धव ठाकरे को जो सनादेश मिला था वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में कब बदल जाता है। सेम चीज़ अगर बिहार को याद करिए, 2015 में महागठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ी थी, जदयू और आरजेडी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। लेकिन बीजेपी को उनके उन्हीं नेताओं को, उन्हीं मोदी जी को, उन्हीं ताराकिशोर प्रसाद को, उन्हीं संजय जायसवाल को, उन्हीं मंगल पांडे को, उन्हीं नित्यानंद राय को उस टाइम में विश्वासघात नहीं दिखा। उस टाइम में जब आरजेडी को उठा के बाहर फेंक दिया था नीतीश कुमार जी ने। तो ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, मैंने शुरू में ही बोला ना
कि इनका पर्पस पहला ये नहीं होता है कि बिहार का विकास कैसे होगा, बिहार हमारा नेशनल इंडेक्स पे या इंटरनेशनल इंडेक्स पे हम आगे कैसे जाएंगे, हमारे लोग खुशहाल कैसे होंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी, अंतिम वंचित व्यक्ति तक चीज़ों को कैसे पहुंचाया जाए, ये टारगेट नहीं होता है। सत्ता की मलाई, सत्ता में बैठना, सत्ता की हनक, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, सुरक्षा, ताम झाम, मेरे विचार से राजनीति का आज का तारीख में पहला मकसद ये रह गया है। आपको चाहे जो मैनिपुलेट करना पड़े, रोजगार के नाम पे, उद्योग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, बाकी सब आज़ाद हैं। किसी के हिसाब से संविधान की हत्या हो गई, किसी के हिसाब से उनका जीना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। लगता है कि बीजेपी एक अच्छे विपक्ष के रूप में यहाँ पे भूमिका निभा पा रही है, क्योंकि महज कुछ ही दिन हुए हैं और बीजेपी के तमाम नेता अच्छे खासे हमलावर हैं, फ्रंट पर हैं, सरकार को जंगल राज पार्ट 2 बता रही है, विश्वासघात बता रही है, अच्छा विपक्ष का भूमिका बिहार में निभा पा रही है। नहीं तो एक बीजेपी के बारे में एक बात हमेशा से मान के चलिए विकास, कि जब से बीजेपी अस्तित्व में है, विपक्ष की भूमिका निभाना कोई बीजेपी से सीखे। आपको याद होगा 2012, 13, 14 में जब वो अन्ना हजारे, रामदेव बाबा या जो भी अरविंद केजरीवाल की रैली चलती थी, या महंगाई या भ्रष्टाचार या काले धन पे जो आंदोलन होते थे, और महंगाई के नाम पे सुषमा स्वराज जी नहीं रही, अरुण जेटली जी नहीं रहे, उसमें से बहुत सारे लोग नहीं रहे, लेकिन ये लोग प्याज का माला, गैस सिलेंडर्स, 400-500 रुपये की चीज़ें, लेकिन उनको भी पता था कि अगर हम विकास की बातें करते हैं, आर्थिक इंडेक्स की बातें करते हैं, तो जैसे जैसे चीज़ें विकसित होंगी तो एक बात तय है कि आपकी इनकम बढ़नी चाहिए। आप महंगाई नहीं रोक सकते, पूरे विश्व में समय बढ़ते हुए समय के साथ महंगाई नहीं रुकेगी, लेकिन उन्होंने उनको ऐसा मुद्दा बनाया कि पूरा देश मोदी जी के एक इशारे पे कि इतना रुपया तेल, इतना रुपया ये, इतना रुपया ये, पूरा देश नाचता था उनकी धुन पे। और महंगाई एज ए विपक्ष उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था और लोगों को शायद निजात मिलने की आशा हुई थी। वो अलग बात है कि 8 साल 9 साल के शासन के बाद कुछ भी आशा पूरी नहीं हुई। महंगाई अपने चरम पे है, चीज़ें बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी है, गुड गवर्नेंस, जीरो टॉलरेंस, ट्रैफिकिंग, रूल्स, नियम, ऑफिसेज, कार्यालय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बिहार हो या देश चरम पे है और किन्हीं के पास कोई योजना नहीं है। जो है वो थोथी दलीलें हैं, थोथा राष्ट्रवाद, थोथा वो, और वो उन्होंने अपने भक्तों को, और तुरंत सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगा कि कल तक जो लोग नीतीश कुमार के गुणगान गा रहे थे, कल तक जो उनके कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता हूँ, चाहे दिल्ली में बैठे कार्यकर्ता हूँ, चाहे पटना में बैठे कार्यकर्ता हूँ, और ये बात पहले से भी तय था कि अब जो गोदी मीडिया है, जो अखबारों के पहले पन्ने पर रेप की खबरें आएंगी, अब मर्डर की खबरें आएंगी, क्योंकि मीडिया तो माइंड सेट है ना, उनको विज्ञापन चाहिए, उनको धीरे धीरे नीतीश जी फिर अपने विज्ञापन से सेटल करेंगे तो फिर से न्यूज़ें बैलेंस होंगी। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी सरकार के आ जाने से वो ज़माना चला गया कि कोई लाठी गोली बंदूक के बल पे कुछ कर लेगा, और जिसको करना है वो सत्ता की हनक में कल भी करता था, आज भी कर रहा है, यहाँ भी हो रहा है, किसी और स्टेट में भी हो रहा है। तो जिनको करना है वो पर्टिकुलर लोग होते हैं सत्ता की हनक में। इसके आधार पर आप किसी सरकार को खारिज नहीं कर सकते कि वो सरकार आ गई है तो पूरा का पूरा जंगल राज हो जाएगा। या ये अच्छी विपक्ष की भूमिका बीजेपी निभाती आई है और इस बार भी निभाएगी, और ये बिहार के हित में है। इसमें कोई खराबी नहीं है कि बीइंग ए विपक्ष आप गलत चीज़ों का प्रतिकार करें ताकि सुशासन की सरकार सही मायने में देश राज्य में चल सके। आपने नीतीश कुमार को लेकर के एक बात कही है कि अपनी पार्टी में अपने आप को सर्वमान्य नेता बनाते रहें, या यूँ कहे कि साबित भी करते रहें, क्योंकि वजह ये रहेगी कि जैसे जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, शरद पवार की बात करें, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन वो लोग भी हाशिए पे चले गए नीतीश कुमार के कारण अपने राजनीति के अंतिम समय में। शरद पवार का भी वही स्थिति देखा जा सकता है। और अब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, और आरसीपी सिंह को लेकर के मतलब चीजें घूम रही हैं कि आरसीपी सिंह क्या फैक्टर बन पाएंगे बिहार के पॉलिटिक्स में आने वाले समय में। अच्छा एक बात बताऊं, बड़ा आसान होता है कि नीतीश कुमार ने ऐसा किया वैसा किया। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है, मुंह में दांत है, ये है वो है। लेकिन किस पार्टी में ऐसा नहीं होता है कि अगर एक नेता जब उभार लेता है तो जिनके बेल वंश होते हैं वो पहले उन्हीं को खाते हैं। आप बीजेपी को याद करिए, एक समय था कि नरेंद्र मोदी का हाथ और आडवाणी जी, जोशी जी या वाजपेयी जी, राजनाथ सिंह तक के चरण, बात समझ रहे हैं। और एक समय ऐसा आया कि पता भी नहीं चला आडवाणी कहाँ गए, जोशी कहाँ गए, राजनाथ सिंह जी को तो जैसे तैसे यूपी को टारगेट में रखते हुए जिंदा रख लिया गया, जो भी कारण हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं करते कि किसी भी उभार को बर्दाश्त नहीं करते, वो आरजेडी वाले भी करते, हर पार्टी करता है। व्यक्तिवादी टाइप की एक चीज़ें हो गई हैं पार्टियों में, लोकतंत्र का कहीं ना कहीं से
हरन छरन जो भी आप समझो, हरन से ज़्यादा छरन हो, इतना अधिक छरन हो चुका है कि पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है। जनता के पास शिक्षा का थोड़ा सा पेंच है, उनको जाति धर्म और अशिक्षा का अफीम इतना बुरी तरीके से चटा दिया गया है कि जो चीज़ें उनके नेता बोल दे रहे हैं जाति या उसके पैमाने में या उसके दिशा में या उस दृष्टिकोण से, उन्हीं चीज़ों को लोग लेके चलते हैं। तो इस तरीके के हालत में जब आडवाणी या जोशी जी मोदी जी को इफेक्ट नहीं कर पाए, तो हमें नहीं लगता बहुत ज़्यादा कि आरसीपी सिंह बहुत ज़्यादा जदयू को नुकसान पहुंचा पाएंगे। आरसीपी सिंह जी का टाइम मेरे हिसाब से ओवर हो चुका है, वो सामान्य तरीके से ज्वाइन, और ऐसी बहुत सारे किस्से भरे पड़े हैं जब भी पार्टियां टूटी है या जब भी पार्टियों में गुट अलग हुए हैं। अगर सत्ता आई है आपके पास तो आप थोड़े दिन जिंदा रहे हैं, बाकी आपको पूछने वाला कोई नहीं होता है। बाद में आपको अपने भविष्य के हिसाब से समझौता करके अपने आप को अपने पार्टी में एडजस्ट करना ही पड़ता है। आरसीपी सिंह का कोई फैक्टर बिहार में नहीं होगा, फैक्टर अभी भी महागठबंधन और एनडीए ही होगा। एनडीए शानदार विपक्ष की भूमिका निभाती आई है, निभाएगी। प्रशांत किशोर को लेकर एक सवाल लेना चाहेंगे। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं और सफल रहे हैं अपने प्रयोगों में कमोबेश, और अभी वो बिहार का दौरा कर रहे हैं, विभिन्न जगह पे जनसभा कर रहे हैं और आने वाले समय में पदयात्रा करेंगे। क्या लगता है कि इनका जो मेहनत होगा, 2025 विधानसभा को टारगेट करके वो चल रहे हैं, तो पब्लिक के सेंटिमेंट में इन चीज़ों से कुछ बदलाव होने की उम्मीद है? ऐसा है, प्रशांत किशोर जी को एक भ्रम हो गया कि उन्होंने बहुत सारी पार्टियों को बनाया, टीएमसी से लेके बीजेपी से लेके जदयू तक को। लेकिन जो अभी आप सीन देखोगे, अभी मैं कल परसों मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ मधुबनी में इनका 2-3 दिन से कार्यक्रम था, सर्किट हाउस से लेके वहाँ तक, फिर उधर दरभंगा बहुत जगहों पे मैंने कार्यक्रम देखे हैं सोशल मीडियाज पे इनके। 4 लोग ढंग से नहीं है, पता नहीं किन के साथ क्यों उठ बैठ रहे हैं, और जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं वो पके पकाए किसी अपने पैतृक दलों में जो उपेक्षा के पात्र हैं, जिनको लगता है कि वो हमारे पैतृक दल, मतलब होता है ना, कोई बीजेपी का कैडर है, कोई आरजेडी का कैडर है, कोई जदयू का कैडर। हाँ हाँ हाँ, नहीं, प्लुरल्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिखा था, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कोई भी मीडिया हो, वो पैसे के बल पे या जो भी दम पे। प्रशांत किशोर की चीज़ें तो दिखनी भी बंद हो गई है ना, वो पता नहीं वो कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे प्रशांत किशोर के विचारों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं रहा हूँ। वो एक प्रकार से एक क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट पोर्टल लाइक दिस पैकेज टाइप आदमी है। और अगर उनके अंदर में कोई स्वराज उराज टाइप की बातें आई हैं, जैसे कि स्वराज इंडिया जोगिंदर यादव जी बोला करते थे, तो अगर ऐसी कोई बात है तो वो वक्त उसका इम्तिहान लेगा। जोगिंदर यादव भी सफल नहीं। हाँ, नहीं जोगिंदर यादव तो ज़मीन पे थे, किसानों के संघर्ष में थे। वो समझ में आती है कि जब वो सफल नहीं हुए तो प्रशांत किशोर कितनी दूर तक जाएंगे। वो बार्गेनिंग मोड में, या बार्गेनिंग या बिजनेस या पैकेज या जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, मैंने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करी है, मैंने उनका बहुत ज़्यादा भूमिकाओं को मेरे बारे में आइडिया नहीं है। जैसे होता है ना कि नीतीश जी, लालू जी, तेजस्वी जी, फलना जी, नंदकिशोर जी, इन लोगों पे हम लोग दिन रात पढ़ते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं, उनका कैरेक्टर का आकलन करते रहते हैं, समझ में आता है। प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। बिहार में सरकार बनी है, उसके बाद ईडी सीबीआई की रेड पड़नी शुरू हो गई आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं पे, जैसे सुनील सिंह हैं, फैयाज अहमद हैं, मधुबनी से सांसद हैं, सुबोध राय हैं, और अशफाक करीम है सांसद आरजेडी के। इन तमाम बड़े लोगों पे, आरजेडी के बड़े लोगों पे छापा ईडी सीबीआई का पड़ा है। क्या लगता है, ये कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता है? नहीं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ानी हरकत है इस देश में कि जब कांग्रेस के ज़माने में सीबीआई और ईडी को जब तोता बोला जाता था, सरकारी तोता, तो हमारे जैसे लोगों को, जब मैं यंग था या जो भी था, तो मुझे लगता था कि इन तोतों को आज़ाद होना चाहिए। न्यायपालिका और कार्यपालिका के कुछ लोग अगर चाह लें तो देश में से घटिया नेताओं का धज्जी उड़ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि कांग्रेस ने जितने गलत तरीके से या जितने गंदे तरीके से सीबीआई, ईडी या सरकारी संस्थानों का क्षरण किया, चाहे चुनाव आयोग हो, टीएन सेशन के आने, अगर छोड़ दो एक केस को, उससे बहुत ही निम्नतम स्तर से बीजेपी की सरकारों ने सीबीआई, ईडी, सरकारी संस्थानों, इवन तक यूनिवर्सिटी, कॉलेजेज, वो अपने एबीवीपी संगठनों के द्वारा आप बहुत सारे वीडियो जैसे देखेंगे जिसमें वो कॉलेज के छात्र नेता गुंडा की तरह पेश आते हैं, मतलब धमक, राष्ट्रवाद के नाम पे हिटलरशाही, गंदगी, गुलामी, मतलब एक जो माइंडसेट, मतलब सारी संस्थाओं को इस तरीके से तोड़ मरोड़ दिया गया है कि उस पे से आम जनता का भरोसा आज नहीं तो कल उठेगा। ये तो एक अलग बात हुई। अब रही बात तत्काल प्रभाव,
तो तत्काल प्रभाव तो सीबीआई और ईडी के जरिए आप संजय राउत को आपने महाराष्ट्र में परेशान करने की कोशिश करी। आप सरकार बनने से पहले 2-3 दिन पहले आपने भोला यादव के घर में दिल्ली से लेके वहाँ तक आपने छापा मारने की कोशिश करी। आपको जो करना है करिए जेन्युइन तरीके से, लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर आपके पास कोई सबूत है, आप अगर सही में सीबीआई हैं, आप सही में ईडी हैं, सबूत है, तो महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना में चीज़ों को अंजाम तक पहुँचाइए, ताकि लोगों को, आम जन को विश्वास हो सके कि इस देश में भ्रष्टाचारी बचता नहीं है और न्याय भी होता है। समस्या ये है कि सीबीआई ईडी में क्यों पैसे खर्च किए जा रहे हैं? क्या सिर्फ सामने वालों को धमक में लेके अपनी सरकार बनाने के लिए, या मुंह चुप कराने के लिए, या पोल खुलने से बचने के लिए? क्योंकि हमाम में नंगे तो सभी हैं, इस हमाम में नंगे तो सभी हैं। कल कांग्रेस सरकार में आएगी, सीबीआई ईडी जांच होगी कि बीजेपी के इतने सारे जमीन कहाँ से आए, बीजेपी का ऑफिस यहाँ इतने सारे कैसे खुले। कल को अगर सीबीआई ईडी इतनी ही इंपॉर्टेंट थी तो क्यों नहीं जांच किया कि महाराष्ट्र का सैकड़ों एमएलए गुवाहाटी के 5 स्टार रेडिसन ब्लू में बैठा हुआ है, ट्रैवल हो रहा है, ट्रैवल, ये करोड़ रुपए कहाँ से आए, कहाँ से आए? इससे पहले गोवा में, मणिपुर में, अरुणाचल में, मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। क्यों नहीं सीबीआई ईडी? अगर सीबीआई ईडी नहीं तो न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेती है कि ये पैसे आते कहाँ से हैं? क्या किसी के पास इसका ऑडिट बैलेंस शीट है कि हर एमएलए ने अपने अपने अकाउंट से अपने अपने होटल का बिल पेड किया? नहीं, आपकी यूनिटी पे मुझे कोई शक नहीं। आप 50 आदमी एक गुट के हैं, आप लोगों का माइंडसेट एक है, आप चाहते हैं सरकार बदलनी चाहिए, लोकतंत्र है, आपका हक है। लेकिन अगर इसकी कागजी जांच करी जाए, फौरी जांच करी जाए, तो ऐसे ऐसे लोग तो नप जाएंगे और वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे चुनाव लड़ने से। तो सीबीआई ईडी है, वो होना चाहिए, देश के एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन वो पॉजिटिवली देश से समस्याओं को खत्म करने की दिशा में नहीं है। वो सरकारें बदलने का माध्यम हो गया है। वो अमित शाह का पॉकेट की, गृह मंत्री के नाते आप ये समझो कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का पॉकेट का एक जेबी संस्थान है। चुनाव आयोग से लेके वो हर चीज का, अब तो न्यायपालिका तक में बहुत सारा लोचा हो गया भाई साहब। जब न्यायपालिका के बड़े बड़े लोग राज्यसभा मेंबर बनने लगे, चेयरमैन बनने लगे, ये करने लगे, तो जजों का भी अपना माइंडसेट हो गया। अभी आपने एक सुना था, एक चीफ जस्टिस थे, वो किसी के मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, हमें बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन डॉट हर संस्था पे जा रही है। और ये डॉट भारतवर्ष के 70 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा बीजेपी की सरकार में सर चढ़ के बोला है। ये बहुत खराब हालत है। सबसे अंतिम सवाल लेंगे अब कि बिहार में मिथिला राज की मांग की जा रही है। मिथिला राज की मांग को लेकर के आंदोलन तेज हुआ है और मीडिया में भी, हालांकि ये आंदोलन बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन अब जो हाल फिलहाल में जो गतिविधियां हुई हैं, कुछ छात्र संगठन, कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगे को रखी है। और बिहार की मीडिया में भी ये सुर्खियां बनी है कि बिहार का विभाजन करने की मांग उठ रही है। तो मिथिला राज की परिकल्पना पर आप क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं कि बनना चाहिए? और खास करके इस पर यह भी आरोप कुछ दलों के द्वारा लगाया जा रहा है कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा हो सकता है, क्योंकि बिहार में बीजेपी अपने बल पे सरकार नहीं बना पा रही है, तो ऐसी स्थिति में बिहार का विभाजन करके राजनीति करने की कोशिश की जा सकेगी। आप अगर याद करें बिहार और झारखंड का बंटवारा, तो जो लालू यादव ने बोला था कभी कि मेरी लाश पे बिहार का बंटवारा होगा, उन्होंने ही अध्यादेश लाया ना। बिहार झारखंड जब अपनी सरकार पे बन पड़ी थी, वो राबड़ी या कुछ था, जो भी हो, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जो लोग मिथिला राज आंदोलन का प्रमोटर हैं, जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए या जेबी संस्था टाइप की फीलिंग देते हैं। हाँ, प्रभावित हो सकते हैं, फीलिंग देते हैं। हमें नहीं बहुत ज़्यादा पता कि वो लोग कैसे फंडिंग करते हैं या कैसे करते हैं। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है कि भैया बीच बीच में आंदोलन करेगा तो उन लोगों का पेट चलेगा। मुझे नहीं पता, इस तरीके से आप किसी भी क्रांतिकारी और आंदोलनकारी को गाली देने का आपको कोई हक नहीं है, चाहे जो भी मीम्स चल रहा हो। रही बात, ये तो एक हुआ कि राज्य का, कि अगर छोटे छोटे राज्य होने से विकास की संभावना जरूर बलवती होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर मिथिला के साथ अन्याय हो रहा है तो मगध और मिथिला को अलग अलग कर देने में कोई खराबी नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जो मिथिला राज्य की आप बातें कर रहे हैं, जो आप अपने मन से पुआ पका रहे हैं, बेगूसराय से लेके कटिहार किशनगंज तक और यहाँ से लेके सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर तक और छपरा सीमान को अगर आप छोड़ देते हैं भोजपुर में, आप इवन तक कि मुजफ्फरपुर तक को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, वैशाली, समस्तीपुर, रोसड़ा, जो भी समेटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वहाँ के सर्वमान्य लोग, क्या वहाँ के हर वर्ग के लोग, क्या वहाँ के हर जाति के लोग आपके साथ हैं, या कहीं आप बीजेपी का प्रभावित, या कहीं आप ब्राह्मणवाद से प्रभावित, या कहीं आप समाजवाद से प्रभावित अगर कहीं कोई चीज़ है या कोई एंगल है, तो ये लंबा आंदोलन चलेगा नहीं। और अगर न्यूट्रल तरीके से चलेगा तो मिथिला राज या कोई भी राज
बनना चाहिए। अगर राज्य का विकास, राज्यों का विकास ऐसे होता है तो ये उचित है, लेकिन इसकी संभावनाओं पे गौर करने से पहले इनकी नीयत पे और इनके कनेक्शंस पे ध्यान देना होगा, और अगर उसको देखेंगे उसके बाद ही हम इस पे रियल टिप्पणी कर पाएंगे। तो ये हमारे साथ डॉक्टर विजय रंजन जी थे, जो कि बिहार के बदलते राजनीतिक परिवेश और राजनीतिक गतिविधियों पर अपनी राय स्पष्टता से रखे हैं, और जो भी संभावनाएं बिहार की राजनीति को लेकर के भविष्य में होने वाली है, उन बातों पर भी कमोबेश उन्होंने अपने अच्छे विचार रखे हैं। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें DTW24 न्यूज़। धन्यवाद।